हरिपुर गांव में आदित्य नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। कहने को उसके पास कोई अपने नाम की जमीन भी नहीं थी। एक दिन सुबह वो खेत की तरफ जा ही रहा था कि उसकी पत्नी उससे बोली, ए जी, ये गरीबी का बोझ कब हल्का होगा? क्या हमें और बच्चों को हमेशा भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? आज फिर वही हाल है, रसोई में एक चुटकी आटा तक नहीं। बताओ आज का दिन कैसे कटेगा? अरे भाग्यवान, तुम काहे इतना चिंता करती हो? आज हम खेत में फसल ही तो काटने जा रहे हैं। इतने दिन मेहनत के बाद आज हमारा फसल काटने का दिन आया। इस बार बस हमारी फसल अच्छे दामों में बिक जाए। हाँ भाग्यवान, उम्मीद तो है कि इस बार फसल बहुत अच्छे दामों में बिकेगी। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो, फिलहाल तो मैं चलता हूँ, देर हो गई तो सिर पर सूरज बैठ जाएगा। फिर तो भैया इतनी गर्मी की का कहें, फसल काटने में बहुत दिक्कत हो जाती है। चलो, मैं तो चला खेत। इतना कहकर आदित्य खेत की ओर चला गया। आदित्य अपने खेत की फसल काट ही रहा था कि तभी गांव का साहूकार अपने साथी बिल्ला को लेकर वहां आ गया। ए आदित्य, ए भैया, फसल को काटना वहीं पर तुरंत रोको। रोको 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 रोको। का हो गया? ये का बात कर रहे हैं साहूकार जी? अरे अगर फसल नहीं काटेंगे तो फसल खराब ना हो जाएगी। अरे भैया आदित्य, आज तुम्हारी आखिरी तारीख थी कर्ज चुकाने की, जो कि तुम नहीं चुका पाए। इसीलिए तुम्हारा ये खेत, तुम्हारी ये फसल, अब सब मेरा है। याद रखना, कर्ज लेने से पहले तुमने एक सादे कागज पर अंगूठा लगाया था। उसी कागज पर कर्ज लेने की आखिरी तारीख लिखी हुई थी। ये सुनकर आदित्य रोने लगा। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, साहूकार, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि कुछ दिन बाद मेरी बिटिया राधा का विवाह होने वाला है। अगर तुम मेरा खेत फसल सहित मुझसे छीन लोगे तो मैं उसका विवाह कैसे करूंगा? साहूकार, कुछ तो समझो। राधा? अरे भैया, तेरी बिटिया की सुंदरता के चर्चे तो अक्सर मेरा नौकर बिल्ला बताता रहता है। क्या गुणगान करता है। एक काम क्यों नहीं करता रे आदित्य? राधा की शादी मुझसे करा दे, बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से क्रोधित होकर साहूकार से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो साहूकार? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राधा तुम्हारी बिटिया की उम्र की है, पगला गए हो क्या? तभी बिल्ला ने आदित्य को धक्का मार दिया और आदित्य जमीन पर गिर गया और उसे खेत से बाहर निकाल दिया। आदित्य आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर पर आ गया। क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? आप तो फसल काट कर लाने वाले थे। आदित्य रोते हुए सारी घटना बताने लगा। बिंदिया अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, कुछ दिनों बाद राधा का विवाह होने वाला है। सब कुछ कैसे हो पाएगा? अगर राधा की शादी टूट गई तो हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। तभी बिंदिया की आंखों में क्रोध झलकने लगा। जब उस कमीने साहूकार ने हमारी राधा बिटिया से शादी करने की बात कही तो आपको तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। तभी वहां राधा आ गई और आंखों में आंसू लिए हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। अपने आप को और दुख मत दीजिए। अगर हमारी खराब परिस्थितियां आई हैं तो विश्वास कीजिए, हमारी इसी में भलाई होगी। राधा एक बहुत ही धर्म कर्म में आस्था रखने वाली लड़की थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए
एक दिन बिंदिया ने आदित्य से कहा, हे ऊपर वाले, आखिर कब तक हमें ये दिन देखना होगा? आखिर कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे? कुछ करते क्यों नहीं? हाँ भाग्यवान मन तो बहुत करता है कि बहुत कुछ कर डाले, लेकिन कोई हमको काम ही नहीं देता तो क्या करें। और तो और खेती के अलावा हमसे कुछ आता भी नहीं है, तो क्या ही कर सकता हूं मैं, बताओ। अब जो हो गया सो हो गया। सबसे पहले तो अब पेट पालने की सूरत निकालनी चाहिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जंगल में जाकर लकड़ियां काट लाओ और घर पर ले आओ। कुछ लकड़ियां बाजार में बेच देना और कुछ लकड़ियां घर के काम आ जाएंगी। कम से कम हमारे परिवार को पेट भर के भोजन तो नसीब हो सकता है। बिंदिया का सुझाव आदित्य को पसंद आया। आदित्य कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया और पेड़ काटने लगा। तभी एक तोता बड़ी ही फुर्ती से उड़ता हुआ वहां से गुजरा और एक नुकीली शाखा से टकराकर आदित्य के पैरों के पास गिर पड़ा। तोते के पैर से खून निकलने लगा। अरे राम 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 राम, हे भगवान, इस बेचारे तोते का पंख तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया, और तो और इसके पैर से खून भी बह रहा है। ओह। इतना कहकर आदित्य ने उस तोते को बड़े प्रेम से उठाया और जंगल की कच्ची मिट्टी तोते के जख्म पर लगाते हुए कहा, मेरे तोते, इस मिट्टी में बहुत ताकत होती है। हाँ। तुम तो बहुत बड़े दयावान हो, और तुम्हारा आखिरी वाक्य मुझे बहुत पसंद आया कि जंगल की मिट्टी में बहुत ताकत होती है। हाँ। तोते के मुंह से मनुष्य की भाषा सुनकर आदित्य आश्चर्यचकित रह गया। अरे बाप रे, तोते तो हमने बहुत देखे, लेकिन तुम तो बड़े ही विचित्र हो भाई। मनुष्य की भाषा में बात करते हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी आदमी से बात कर रहे हैं। तुम तोते हो या फिर कोई और ही हो? कौन हो भैया? तोता दर्द से कराहते हुए बोला, मैं तोता ही हूँ। बस इतना जान लो कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। हाँ, आराम से आराम से। तुम्हारी कराहट ही बता रही है कि तुम्हारे शरीर में कहीं और भी तकलीफ है। क्या हो गया है, बताओ। हाँ, मैं काफी दिनों से बीमार भी चल रहा हूँ ना। इसी वजह से अक्सर उड़ते हुए मेरे पंख काम करना बंद कर देते हैं और मैं कहीं न कहीं टकरा कर गिर जाता हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं। आदित्य को उस तोते पर काफी तरस आया। ओहो, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे साथ हमारे घर पे चलो। तुम चलो। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं जंगल में अकेले रह रहकर तंग आ गया हूँ। चलो। आदित्य तोते को घर ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी बिंदिया और पुत्री राधा को बताई। बिंदिया आश्चर्यचकित होकर तोते की ओर देखकर कहने लगी, अब तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मिट्ठू। मिट्ठू नाम सुनकर तोता खुश हो गया। अरे, आपने तो मेरा नाम भी रख दिया। हमारे गांव में तो तोते को प्यार से मिट्ठू ही कहकर बुलाते हैं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूंगा। तुम तो बहुत प्यारी लड़की हो। उस दिन से मिट्ठू आदित्य के घर पर ही रहने लगा। समय बीतने लगा और देखते ही देखते मिट्ठू आदित्य के परिवार के सदस्य की तरह बन गया। एक दिन मिट्ठू ने देखा कि आदित्य और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। मिट्ठू तुरंत आदित्य के पास जाकर बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बताता हूँ मिट्ठू, अब तुमको बताने में क्या ही शर्म। अब तुम हमारे घर के सदस्य बन चुके हो।
दरअसल हमारी बिटिया राधा का विवाह होने वाला था, लेकिन विवाह से ठीक पहले ही साहूकार ने हमसे हमारा खेत ही छीन लिया। क्या कहें। अरे बाप रे, लेकिन साहूकार ने तुम्हारा खेत तुमसे कैसे छीन लिया और क्यों छीना, बताओ। अरे अब क्या बताएं, कुछ समय पहले हमारी पत्नी बीमार पड़ गई रही। हमारे पास धन नहीं था, इसीलिए हम कर्जा मांगने के लिए साहूकार के पास गए। साहूकार ने सादे कागज पर हमसे अंगूठा लगवा लिया, इस शर्त के साथ कि अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा तो एक सीमित तिथि के अंदर वो मेरे खेत पर अपना अधिकार ले सकता है। क्या कहे, हम कर्ज नहीं चुका पाए। जिस दिन फसल काटने का समय आया उसी दिन आखिरी तारीख थी। मैंने बहुत मिन्नत की, लेकिन साहूकार नहीं माना तो नहीं माना। ये सुनकर मिट्ठू बुरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे ये क्या बात हुई, अगर साहूकार चाहता तो तुम्हें एक दिन की मोहलत तो और दे ही सकता था ना। तुम फसल बेचकर उसका कर्ज चुका सकते थे, और क्या। हाँ, सब जानता हूँ मैं, एक दिन की मोहलत तो दे ही सकता था। अरे वो मोहलत देना तो छोड़ो, उल्टा वो मेरी पुत्री पर बुरी नजर रखता है। कमीना कह रहा था कि राधा का हाथ उसको दे दें तो हमारा कर्ज माफ कर देगा। अब तुम ही बताओ मिट्ठू, मैं अपनी जवान पुत्री को एक बूढ़े अय्याज साहूकार के हवाले कैसे कर सकता हूँ। ऐसा पिता नहीं हूँ मैं। मिट्ठू उन दोनों की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, बस 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 बस, चुप हो जाओ, चिंता मत करो। मैं बीमार था और घायल होकर तुम्हारे पैरों पर गिरा। तुमने तो बहते हुए खून को मिट्टी लगाकर उसका इलाज किया और मुझे घर लाकर मेरी सेवा की। हाँ, अरे भैया तुम एक तोता हो, तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो। अच्छा ऐसा क्या। मुझे हल्के में मत लो, मैं जंगल में ही रहता हूँ और जंगल के बहुत से रहस्यों को जानता हूँ। हाँ, तुम बस मेरे साथ चलो, चलो चलो आ जाओ। इतना कहकर मिट्ठू आदित्य को जंगल की गहराई में ले गया। जंगल के एक अनजाने हिस्से में आदित्य ने देखा कि वहां पर ढेर सारी जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। ए मिट्ठू, यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियां उगी हुई हैं। हाँ वही तो, ये जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। हैं? और वो कैसे? अरे मैं जानता हूँ ना कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आती है। तुम इन जड़ी बूटियों को तोड़ लो, मैं तुम्हें रात के समय एक एक जड़ी बूटी का रहस्य बता दूंगा कि वो किस बीमारी में काम आती है। ये जड़ी बूटियां एक तरह से जादुई हैं जो बीमारी का नामो निशान मिटा देंगी। इस तरह से तुम कम समय में बहुत अधिक धन कमा सकते हो। हाँ हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, 100%। और इस तरह से हमारे गांव में हमारा मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। हाँ। आदित्य ने ढेर सारी जड़ी बूटियां तोड़ी और मिट्ठू के साथ घर लौट आया। रात के समय मिट्ठू ने आदित्य को उन जड़ी बूटियों के सारे प्रयोग समझा दिए। अगली सुबह आदित्य ने गांव में एक दुकान किराए पे लेकर सारी जड़ी बूटियां रख दी और बैठ गया। इत्तेफाक से वहां से साहूकार गुजर रहा था। साहूकार ने आदित्य को वहां बैठा देखा तो चौंक गया। अरे क्या हुआ आदित्य, लगता है खेती वेती छोड़कर अब वैद्यगिरी शुरू कर दी है। क्यों भैया, इतनी जड़ी बूटियां कहाँ से तोड़ कर लाए हो? जाओ अपने काम से काम रखो साहूकार, तुमने हमारा खेत छीन लिया तो मैं कोई और रास्ता तो ढूंढूंगा ही ना। ए भैया, मैं इस गांव का साहूकार हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कोई वैद्य नहीं हो और ना ही तुमने वैद्य की कोई शिक्षा हासिल की है। तुम जरूर अपनी खराब जड़ी बूटियों से किसी न किसी को और ज्यादा बीमार कर दोगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और राधा को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लूंगा, बता रहा हूं मैं।
बड़ा आया वैद्यगिरी करने। इतना कहकर साहूकार आदित्य का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया। मिट्ठू क्रोधित होकर आदित्य से बोला, चिंता मत करो आदित्य, बस तुम देखते जाओ तुम्हारा समय कैसे बदलेगा। उस दिन आदित्य के पास कोई भी नहीं आया। अगली सुबह आदित्य मिट्ठू से बोला, हाँ, कल तो पूरा दिन बैठे ही रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो मैं दुकान का किराया भी नहीं दे पाऊंगा। हाँ हाँ, बस थोड़ा धैर्य तो रखो और देखो धैर्य रखने वालों के साथ किस्मत कैसे साथ देती है। अगली सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति आदित्य के पास आया। अरे भैया, मेरे पैरों में वर्षों से दर्द है। हर जगह के वैद्य को दिखा चुका हूँ, लेकिन कोनो आराम ना मिला। सोचा चलो अब तुम्हारे पास भी आकर देख लेते हैं कौन सी जड़ी बूटी है। लाओ दे दो, कुछ हो तो मेरे लिए। आदित्य ने उसे एक जड़ी बूटी दी। वो व्यक्ति जड़ी बूटी लेकर चला गया। अगली सुबह वही बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ आदित्य के पास आया। हाँ, अरे तुम्हारी जड़ी बूटी जब से मैंने अपने पैरों में इस्तेमाल की है, तब से मैं अपने पैरों को बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा हूँ जैसे कि जब मैं 17 वर्ष का जवान व्यक्ति था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुनकर आदित्य बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिनों में आदित्य के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। हाँ, मर्ज तो जड़ से खत्म हो गया भैया। जो बड़े से बड़े कुशल वैद्य तक खत्म नहीं कर पा रहे थे, वो तो आपने कर दिया। कुछ ही दिनों में आदित्य अपने गांव का कुशल वैद्य बन चुका था। उसकी प्रसिद्धि के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। आदित्य की गरीबी समाप्त हो चुकी थी। अब उसके पास एक बहुत अच्छा घर था और उस घर में काम करने वाले नौकर चाकर भी थे। एक दिन आदित्य अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी रामलाल नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ आदित्य। मैं तुम्हारी बिटिया को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर चुका था तुम्हारी गरीबी देखकर, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बिटिया मेरे घर की बहू बने। अगर ऐसा है तो मैं भी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं रामलाल जी। आपने गरीबी के समय हमारा साथ छोड़ दिया था। अब आप हमारा धन देखकर हमसे हमारी बिटिया मांगने आए हैं। अब हम आपके बेटे का साथ नहीं दे सकते। हमने रिश्ता दूसरे गांव के चौधरी रतन सिंह के पुत्र के साथ कर दिया है। क्षमा कीजिए। अब रामलाल मुंह लटकाकर वहां से चला गया। मिट्ठू मुस्कुराते हुए आदित्य से बोला, तुमसे कहा था ना मैंने कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ, कहा था तुमने, और सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है मिट्ठू। अब मुझे अपनी पुत्री राधा की बात याद आ रही है, जब उसने कहा था कि जो होता है भले के लिए होता है। अगर साहूकार मेरी जमीन पर कब्जा ना करता तो मैं जंगल में लकड़ियां काटने ही ना जाता, और ना तुमसे मिलता, और ना मेरी किस्मत बदलती, और ना मैं इतना धनवान बनता। ये सुनकर मिट्ठू हंसने लगा। इधर दूसरी ओर साहूकार गुस्से में अपनी हवेली में टहल रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां आ पहुंची। टहलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो चुका है। अब गांव में आदित्य का ही मान सम्मान है। सच्चाई ये है कि वैद्य के रूप में आदित्य इस गांव का दूसरा जमींदार बन चुका है।
तुम तो बस नाम के जमींदार रह गए हो। अरे बकवास बंद कर और कमरे में चली जा, मुझे सोचने दे कुछ, जा। साहूकार की पत्नी मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। तभी वहां बिल्ला आ गया। साहूकार बिल्ला से बोला, सब कुछ ऐसे अचानक नहीं होता बिल्ला। जहां तक मैं आदित्य को जानता हूं, वो जड़ी बूटियों के बारे में तो कुछ नहीं जानता, और जिस तरह की जड़ी बूटियां उसकी दुकान पर रखी होती हैं, वो जंगल की गहराई में पाई जाती हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर आदित्य को उन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी कैसे मिल गई। और इसी प्रतिभा की वजह से आज उसका मान सम्मान पूरे राज्य में बहुत बढ़ चुका है। मैंने तो यहाँ तक सुना है साहूकार जी कि उसकी प्रसिद्धि राजमहल तक गूंज रही है। अगर ऐसे ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महाराज स्वयं आकर आदित्य को सम्मानित करेंगे। हाँ, मुझे तो कभी कभी उस तोते पर शक होता है। मैंने पहले कभी आदित्य के पास वो तोता नहीं देखा था, लेकिन अब देखता हूं कि वो तोता आदित्य के साथ एकदम चुंबक की तरह चिपका रहता है, हर समय मौजूद रहता है। ए बिल्ला, एक काम तो कर, जा और आदित्य और उसके तोते पर नजर रख। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब की जड़ वही तोता है। उस दिन से बिल्ला आदित्य के तोते पर नजर रखने लगा। एक दिन बिल्ला ने देखा कि तोता आदित्य को जड़ी बूटियों के बारे में कुछ बता रहा था। ये देखकर बिल्ला पूरी तरह से चौंक गया और अपने आप से बोला, हाँ, साहूकार के दिमाग का वाकई में जवाब नहीं। उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। ये तोता कम, कोई रहस्य ज्यादा मालूम पड़ता है। अब एक तोता भला इतनी साफ अल्फाज में इंसानी भाषा में बात कैसे कर सकता है। बिल्ला दौड़ते हुए साहूकार की हवेली की तरफ चल पड़ा। बिल्ला साहूकार के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, अरे साहूकार जी, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। हाँ, अरे वो तोता एक एक जड़ी बूटी के उपयोग के बारे में बता रहा था, और वो भी इंसानी आवाज में। बताइए भला। ये सुनकर साहूकार बुरी तरह से चौंक गया। यानी कि मेरा शक सही निकला बिल्ला। अब कैसे भी करके उस तोते को पकड़कर यहाँ ले आ। अरे लेकिन आप उस तोते का करेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, मैं उससे पूछूंगा कि आखिर वो जंगल की किस गहराई से जड़ी बूटी तोड़कर लाता है, और मैं उससे जड़ी बूटियों के उपयोग के बारे में भी जानूंगा। आदित्य तो मूर्ख है जो इतना सब कुछ जानने के बाद भी केवल इतना ही धन कमा पाया। अगर उसके स्थान पर मैं होता तो मेरे पास इतना धन होता कि मेरी पीढ़ियां बैठकर खाती। ये सुनकर बिल्ला मुस्कुराने लगा। हाँ, चिंता मत कीजिए। शाम को आदित्य कुछ देर के लिए घर से बाहर सब्जी खरीदने जाता है। उस वक्त तोता उसके साथ नहीं होता, मतलब वो घर पर ही होता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर उस तोते को पकड़कर मैं यहाँ ले आऊंगा आपके पास। शाम को बिल्ला आदित्य के घर के बाहर नजर रखने लगा। जैसे ही आदित्य घर से बाहर निकला और बाजार की ओर रुख किया, बिल्ला तुरंत उसके घर में घुस गया। उस समय तोता राधा से बातें कर रहा था। राधा बिल्ला को देखकर बुरी तरह चौंक गई। तभी वहां बिंदिया आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना कहकर बिंदिया मिट्ठू के सामने आ गई। बिल्ला ने बिंदिया को धक्का दे दिया। वो तुरंत गिर गई और बेहोश हो गई। बिल्ला मिट्ठू को कसकर पकड़कर वहां से बाहर भाग गया। राधा तुरंत अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, होश में आओ। तभी वहां आदित्य आ गया। क्या हो गया? राधा रोते हुए सारी घटना बताने लगी। आदित्य की आंखों में खून उतर आया। साहूकार, अब मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ।
इतना कहकर आदित्य सीधे साहूकार की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। इधर साहूकार तोते से बोला, अरे तोते, सीधी तरह से मुझे बता कि तू जड़ी बूटियां जंगल के किस हिस्से से लाता है। मुझे वहां ले चल और उसके उपयोग के बारे में बता। चल। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगे। तुम उसकी मुंह मांगी कीमत वसूल करके धनवान बनोगे। लालची हो तुम, लालची। जबकि आदित्य बहुत ही उचित दामों में लोगों का इलाज करता है और कई बार तो मुफ्त में भी करता है। ए तोते, ज्यादा मुंह मत चला। आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, नहीं तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, टेटुआ दबा दूंगा तेरा। बता। तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, बस। तभी वहां आदित्य आ गया। ए साहूकार, मेरे मिट्ठू को छोड़ दे चुपचाप। अरे भैया, देखो देखो देखो, वैद्य जी आ गए। ठीक है भैया, छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर मिट्ठू मेरी बात नहीं मानेगा तो भैया वो तेरी भी बात नहीं मानेगा, क्योंकि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तभी वहां साहूकार की पत्नी भी आ गई। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। एक तोते की इतनी हिम्मत जो आपकी बात मानने से इनकार कर दे। साहूकार ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। मिट्ठू दर्द से चीखने लगा। साहूकार ने मिट्ठू को जोर से जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और रंग बिरंगी रोशनी में वो तोता एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया, जो घायल अवस्था में पड़ा था। ये देखकर आदित्य और साहूकार बुरी तरह चौंक गए। ऐसे मत देखो आदित्य, मैं एक श्रापित तोता था। बरसों पहले मैं भी साहूकार की तरह ही सोच रखता था। एक दिन मुझे पता चला कि एक साधु के पास जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान है। मैं बुरे इरादे से उस साधु के पास गया और उसे घायल कर दिया। साधु ने मुझे श्राप देकर एक तोते में परिवर्तित कर दिया। मैं परेशान हो गया, खूब रोने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब साधु ने कहा कि जिस दिन कोई ऐसा व्यक्ति तुझे बचाएगा जिसका मन सोने के जैसा शुद्ध होगा, तो तेरे श्राप टूटने की संभावना शुरू हो जाएगी। और यदि तेरे जैसे सोच रखने वाले किसी व्यक्ति के हाथों तू घायल हो गया, तो उसी दिन तू पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। पर याद रख, श्राप से मुक्ति के बाद तेरे जीवन की अंतिम घड़ी होगी। बस आज वही दिन है। और हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना स्वार्थी था। साधु ने यह भी कहा था कि वो मुझे एक शक्ति देगा। श्राप से मुक्त होने के बाद मैं किसी को भी उसके दोष के मुताबिक सजा दे सकता हूं। इतना कहकर वो गुस्से में साहूकार और उसकी पत्नी की ओर देखने लगा। अगले ही पल इस शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गए। मुझे कोई गम नहीं। मुझे श्रापित हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। अब न मेरे वंश का कोई बचा है, न मेरा कोई राजमहल है, न राजपाट। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे अंततः मुक्ति मिल गई। इतना कहकर राजकुमार ने दम तोड़ दिया। गांव वाले साहूकार की सच्चाई जानकर उसकी निंदा करने लगे। देखते ही देखते आदित्य पूरे राज्य का एक कुशल वैद्य बन गया।